अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि गवर्नमेंट का अकाउंट क्या होता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही गवर्नमेंट का भी अकाउंट होता है। तो गवर्नमेंट के 3 अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल, और स्टेट लेवल पे हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक। स्टेट का नाम होगा उस हिसाब से। देन आपको देखने को मिलेगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक, और उसके पैरेलल पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट। देन कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक। तो 3 अलग अलग तरीके के अकाउंट्स ना, तीनों का पर्पस अलग अलग है। जो मेन अकाउंट है जहां से सबसे ज्यादा आपको अपना एक्सपेंडिचर रन करना है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक। सिमिलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक। अब जब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स की, तो इस पर कंप्लीट पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अकाउंट से अगर आपको 1 रुपए भी निकालना है तो उसके लिए आपको लेजिस्लेचर की परमिशन चाहिए, यूनियन पर पार्लियामेंट की और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, ओके। दूसरा अकाउंट है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। यहां पर क्या होगा कि कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा, पोस्ट एक्सपेंडिचर आप इनके बारे में बताएंगे कि हमने खर्च कहां कहां किया। तो बेसिकली ये एक तरीके का आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है, ठीक है। तीसरा होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कंटिंजेंसी मतलब अनफोर्सीन सिचुएशन, जहां पर आपने जिस सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं किया था कि ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है, वैसा अगर कोई केस हो जाए, फॉर एग्जांपल कोविड, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कंटिंजेंसी फंड में हम इन जनरल बहुत कम पैसे रखते हैं, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ रुपीस, ठीक है, बात समझ में आ रही। जबकि अगर हम देखते हैं तो इंडिया का बजट इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 3 अलग अलग पर्पस के लिए, एक आपका रेगुलर पर्पस के लिए जो साल भर का आपका एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरा डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, और तीसरा आपका क्या देखने को मिलेगा कंटिंजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक ना। अब अगर हम देखें तो इन सारे अकाउंट्स में पैसे आएंगे यानी इनफ्लो होगा और पैसे जाएंगे यानी आउटफ्लो होगा, ठीक। अब ये पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं, तो उससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देखते हैं, टैक्स, फी एंड फाइन, ठीक। अब इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स नॉन डायरेक्टेड होता है। इसका मतलब जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि आपके दिए गए टैक्स मनी का क्या होगा। सरकार चाहे तो इससे क्रूड ऑयल परचेज कर सकती है, सरकार चाहे तो इससे सड़क बना सकती है, सरकार चाहे तो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, सरकार चाहे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर दे सकती है, सरकार चाहे तो डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आपका दिया हुआ पैसा कहाँ खर्च होने वाला है ये आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन जब आपसे कोई फी ली जाएगी तो उस समय ये क्या होगा, डायरेक्टेड होगा, यानी आपको ये पता होगा कि अगर मुझसे ये फी ली गई है तो ये पैसा कहाँ एक्सपेंड होने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपसे कोई फी ली जाएगी तो रिटर्न में प्रॉमिस किया जाएगा कि आपके पैसे से ये काम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपसे पार्किंग फी ली जाती है तो आपको पता है कि उस पैसे से उस व्यक्ति की सैलरी जाएगी जो व्यक्ति आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। उस एरिया का डिमार्केशन किया जाएगा, बाउंड्री वॉल क्रिएट की जाएगी जहां आपको गाड़ी रखनी है। बात समझ में आ रही, यानी आपको पहले से पता है कि आप जो फी दे रहे हो उसके बदले में आपको क्या सर्विसेज मिलेंगी। लेकिन टैक्स के केस में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता। जब आप टैक्स पे करते हो तो आपको पता होता है क्या कि आपके मोहल्ले में लाइट लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं पता होता, ठीक है। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तब हम जरूर कहते हैं कि देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द गवर्नमेंट और द सिटीजन्स एंड द स्टेट। बात समझ में आ रही, तो वहां पर हम ये मोरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि क्या मिलना चाहिए, रिटर्न में सर्विसेज मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट रिटर्न में प्रॉमिस करती है, कुछ नहीं करती। लेकिन फी के केस में प्रॉमिस्ड है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी ना। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, फाइन के साथ, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये डायरेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब तक आप वायलेशन नहीं करोगे लॉ ऑफ द लैंड का तब तक आपके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा। अब लॉ ऑफ द लैंड हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर कर रहे हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो इंस्टीट्यूट का जो रूल होगा उसका वायलेशन जब तक नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी टारगेट क्लियर है कि आपने इसका वायलेशन किया इसलिए लग रहा है, तो ऑब्जेक्टेड है, ठीक है, इज इट क्लियर, डायरेक्टेड है, ये समझ में आ गया, पक्का ना। अब जब कभी भी हम किसी टैक्स की बात करते हैं
तो टैक्स के एसोसिएटेड 3 टर्म्स होती है। एक होता है लिवाई, मतलब राइट टू चार्ज, डिक्लेयर करना कि आपसे ये टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कलेक्ट, मतलब आपसे पैसे इकट्ठे करना ऑन द नेम ऑफ लिवाई ऑफ टैक्स। और तीसरा एप्रोप्रिएट, उन पैसों को खर्च करना, यानी राइट टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हम जब स्टेट के टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पर, तो हमको क्या पता चलता है कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनको लिवाई यूनियन करता है, कलेक्ट स्टेट करता है और एप्रोप्रिएट स्टेट को किया जाता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो लिवाई यूनियन करता है, कलेक्ट भी यूनियन करता है और एप्रोप्रिएट भी यूनियन करता है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको लिवाई यूनियन करता है, कलेक्ट स्टेट करता है, लेकिन एप्रोप्रिएट यूनियन को किया जाता है। बात समझ में आ गई? ये सुनो, तो 3 अलग अलग चीजें एसोसिएटेड विद टैक्स, ये समझ में आया ना। अब अगर हम आपसे पूछें कि टैक्स, फी और फाइन, 3 चीजें हो गई, टैक्स, फी और फाइन, कौन कौन ले सकता है? तो जितने लेवल पर हमारे पास गवर्नमेंट है सभी, यूनियन टैक्स, फी, फाइन तीनों लगा सकता है, स्टेट टैक्स, फी, फाइन तीनों लगा सकता है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड पीआरआईज यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी क्या लगा सकते हैं? टैक्स, फी और फाइन। ठीक, ये समझ में आ गया? पक्का ना। अब इस बात को समझिएगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, मनी बिल की, तो मनी बिल में हम जिन मनी मैटर्स को एसोसिएट करते हैं, जिन मनी मैटर्स को एसोसिएट करते हैं उसको ब्रॉडली हम अगर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, ये 3 कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी, टैक्स, फी एंड फाइन। ठीक है, टैक्स, फी एंड फाइन। तो हमको क्या पता चलेगा कि टैक्स कौन कौन ले सकता है? तो अभी हमने बोला यूनियन ले सकता है, स्टेट ले सकता है और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज ले सकती हैं। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी और अर्बन लोकल बॉडीज भी। सिमिलरली फी कौन ले सकता है? तो हमको पता चलेगा कि यूनियन ले सकता है, स्टेट ले सकता है और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज ले सकती। सिमिलरली फाइन कौन कौन लगा सकता है? तो यूनियन लगा सकता है, स्टेट लगा सकता है और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लगा सकती। ठीक, अब मनी बिल वाले मैटर में कौन कौन सी मनी इंक्लूड नहीं होगी? ठीक, कोई भी फी, चाहे वो यूनियन लगाए, चाहे वो स्टेट लगाए, चाहे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लगाए, वो इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी फाइन, चाहे वो यूनियन लगाए, चाहे वो स्टेट लगाए, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लगाए, इंक्लूड नहीं होगा। टैक्स बाय लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इंक्लूड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इंक्लूड क्या होगा? टैक्सेस ऑफ यूनियन एज वेल एज टैक्सेस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, टैक्सेस ऑफ यूनियन एज वेल एज टैक्सेस ऑफ स्टेट, यही 2 मनी मैटर्स हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डन ना। अब ब्रॉडर डेफिनेशन देखते हैं कि भाई मनी बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने मनी बिल को अदर फाइनेंशियल बिल्स से डिसइंटीग्रेट किया था, अलग किया था, सेपरेट किया था। क्या बोल करके कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की तो वो 3 तरीके के हो सकते हैं। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। मनी बिल इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल नंबर 109 एंड 110, जबकि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 3 में, जो हम आगे पढ़ेंगे।